नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए नजर डाल लेते हैं कि आज हफ्ते की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेतों के साथ होती दिख रही है। तो कुछ मिली जुली सी हल्की दायरे की शुरुआत हमने एसजीएक्स निफ्टी में होते हुए देखी। 1/4% की कमजोरी वहां दिख रही है। बाकी एशियन मार्केट्स में मिली जुली से शुरुआत होती दिखी है। जापानीज मार्केट हल्की कमजोरी लेकर ऑलमोस्ट 45-50 अंक नीचे खुले थे, अभी 65 अंकों की कमजोरी दिख रही है। कॉस्पी स्ट्रेट टाइम्स यहां पर थोड़ा हरे निशान के साथ शुरुआत हमने होते हुए देखा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स यहां पर हम देख रहे हैं थोड़े से दायरे का ट्रेड है। फिलहाल 64-65 अंकों की स्ट्रेंथ वहां हमने बनते हुए देखी है। और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहां पर बिल्कुल सपाट सा कारोबार होता हुआ देखा है। भारी उठापटक कमोडिटी स्पेस में होती हुई नजर आई है। तो क्या कुछ हुआ है एग्जैक्टली बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और आज इस हफ्ते किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, सबसे पहले तो टीचर्स डे की शुभकामनाएं। बताइए क्या कुछ हुआ है। कमोडिटी मार्केट ने तो वैसे ही हिलाकर रखा हुआ है, इक्विटी स्पेस में क्या हुआ है? रोज जैसे अनिल जी भी कहते हैं ना, बाजार कुछ नया सिखाता है। पिछला हफ्ता बिल्कुल वैसे ही रहा। जो आप एक्सपेक्ट करेंगे उसके ऑपोजिट ही आपको बाजार में एक्शन देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली यही हमने ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस अमेरिकी बाजारों में देखा, हमारे बाजार में देखा, और फ्राइडे भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। इनफैक्ट आज की भी अगर आप बात करें तो स्क्रीन पर मैं आता हूं, बट काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता बाजार के लिए शुरू हो रहा है, क्योंकि एक तो मंथ की शुरुआत है तो काफी सारे इकोनॉमिक डेटा अक्रॉस द ग्लोब आता ही रहेगा, तो उस पर हमारी नजर है। आज अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे तो वहां से कोई संकेत नहीं आएंगे। डाउ फ्यूचर्स हल्की फुल्की आपको बढ़त वैसे दिखा रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखें आज ओपेक की बैठक है, तो सबसे बड़ा इवेंट आज वही रहेगा। उत्पादन कटौती पर क्या फैसला आता है वहां पर नजर रहेगी। साथ ही ईसीबी की पॉलिसी इस थर्सडे को है, उस पर क्या एक्शन निकल कर आता है। साथ ही फेड चेयरमैन पब्लिक भाषण देने वाले हैं थर्सडे को, वहां पर भी नजर रहेगी। और जो चीन में फिलहाल कोविड के हालात हैं वो भी देखना पड़ेगा। साथ ही रशिया यूक्रेन पर आपकी नजर है, कमोडिटी बाजार पर नजर है। तो काफी सारे इवेंट पैक्ड, न्यूज पैक्ड हफ्ता शुरुआत हो रहा है और हमारे लिए तो पांचों ट्रेडिंग दिन एक्टिव रहने ही वाले हैं। फ्राइडे के एक्शन की बात करें तो भारी उतार चढ़ाव आपने फिर से अमेरिकी बाजारों में देखा। बहुत अच्छी शुरुआत हुई और इनफैक्ट एक पॉइंट पर तो ऑलमोस्ट 400 अंक ऊपर था डाउ, पर फिर वहां से हमने देखा तेज गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। दिन के हिसाब से बात करें तो 340 अंकों की आपने डाउ में गिरावट देखी, बट अगर आप ऊंचाई से बात करें तो करीब 700 से ज्यादा अंकों की गिरावट डाउ में देखिए, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। नैस्डैक भी करीब 1.25% नीचे आपको बंद होते हुए दिखा। इनफैक्ट नैस्डैक के लिए छठी स्ट्रेट गिरावट थी। काफी लंबे समय बाद आप 6 लगातार कंटिन्यूअस नेगेटिव डेज देख रहे हैं जहां तक नैस्डैक का सवाल है। बाकी भी सेक्टर्स पर दबाव बना ही हुआ था, तो ऐसे कोई राहत या कहीं पर आपको एक्शन ज्यादा पॉजिटिव बनते हुए नहीं दिखा। इनफैक्ट S&P 500 ऑलमोस्ट 2 महीने के निचले स्तर पर आपको आते हुए दिख रहा है। अगस्त महीने का जॉब्स डेटा आया फ्राइडे को, अच्छा आया। करीब 3,15,000 नई जॉब्स जोड़ी गई। अनुमान 3 लाख से 3.25 लाख के बीच का था, तो ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही रहा। एक तरह से मजबूत ही इसे माना जाएगा, पर दूसरी तरफ बेरोजगारी थोड़ी बढ़कर आई है। 3.5% से बढ़कर 3.7% पर आई है, तो थोड़ा मिक्स्ड है ये डेटा। समझना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअली फेड के एक्शन का असर आ रहा है या फिर लगातार इतना अच्छा जॉब्स डेटा आ रहा है तो शायद थोड़ा वहां पर आपको एब्रेशन दिखेगा। बट हाँ, अनुमान मुताबिक ही नई जॉब्स जोड़ी गई हैं, तो एक तरफ से जो स्ट्रेंथ की बात की जा रही है इकोनॉमी में वो अभी भी बरकरार है। और लोग मान रहे हैं कि ऑफ कोर्स जो फेड चेयरमैन का भाषण आया था जैक्सन होल के, और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट डेटा आया है जो दिखा रहा है कि यूएस में मजबूती बरकरार है, इसका मतलब शायद यही हो सकता है कि आगे फेड अपना अग्रेसिव रुख बरकरार रख सकता है जहां तक रेट्स की बढ़ोतरी का सवाल है। इसलिए हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स पर ज्यादा एक्शन नहीं दिखा। 2 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आई है, बट जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो अभी भी 3.2% के आसपास बरकरार आपको दिख रही है। साप्ताहिक एक्शन की बात करें तो लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट अमेरिकी बाजारों ने दर्ज करी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी 3 से 4% की गिरावट हमने अक्रॉस अमेरिकी मार्केट्स आती हुई देखी है। यूरोप, क्योंकि फर्स्ट हाफ अमेरिका का स्ट्रांग था तो यूरोप क्लोजिंग तक मजबूत रहा। लगभग 2 से 3% तक की तेजी आपने यूरोप में देखी है, बट यहां पर भी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिन पर रखनी पड़ेगी नजर, जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आज जो ओपेक की बैठक है वहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। जो सऊदी ने संकेत दिए हैं कि शायद वो उत्पादन कटौती के लिए पुश कर सकते हैं, क्या एक्चुअली वैसा होता है या नहीं, रशिया का क्या कहना है, बाकी ओपेक के देश क्या कहते हैं, इस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। उससे पहले तेल में आप लगभग 2% की खरीदारी देख रहे हैं, $95 के पास ही है। वैसे कोई हमारी परेशानी वाली बात नहीं है, बट हाँ, तेल में वापस पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। ईरान न्यूक्लियर डील पर नजर है, फिलहाल कुछ वहां पर क्लैरिटी नहीं आई है। चीन में कोविड लॉकडाउन लगे हुए हैं, वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। पर उसके सामने गैस
गैस सप्लाई की परेशानी हो रही है, क्योंकि 3 दिन के लिए रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 के सप्लाई को बंद किया था। सैटरडे को फिर से शुरू होने वाला था, उसको रशिया ने डिले कर दिया है। रशिया का कहना है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक ऑयल वाल्व को लेकर वहां से कुछ चेकिंग करी है जो ठीक नहीं दिख रहा है। बट क्या एक्चुअली वो प्रॉब्लम है या फिर एक और मैसेज रशिया यूरोप को भेज रहा है, ये जानना मुश्किल है। बट वहां से आपको परेशानी वापस बढ़ती हुई दिख सकती है। दूसरा, G7 देशों ने रशिया के ऑयल सप्लाईज पर प्राइस कैप लगाने की बात करी है, इंप्लीमेंट करने की बात करी है, तो उससे क्या रिएक्शन आता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली ऑयल एंड गैस पर रखनी है नजर। डॉलर इंडेक्स वापस 110 के करीब आ रहा है, नई 20 साल की ऊंचाई पर है, वहां से आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। सोने में हल्की खरीदारी देखिए, $1720 के आसपास आ गया है। बेस मेटल्स पिछले हफ्ते तो हमें गिरते हुए दिखे थे, अब देखते हैं इस हफ्ते क्या एक्शन आता है। एंड ऑफ कोर्स पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स पर आपको रखनी है नजर। एंड जो ओपेक की बैठक है, फेड चेयरमैन का बयान है, ईसीबी की पॉलिसी है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस हफ्ते बाजार पर एक्शन को इंप्लीमेंट करने में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। चलिए, तो इवेंट लोडेड हफ्ता है और बहुत सारे फैक्टर्स इक्विटी और कमोडिटी स्पेस से हैं जो अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए इससे पहले आगे बढ़े, देख लेते हैं कि शुक्रवार को यानी कि पिछले हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। कुछ हल्की बिकवाली कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आई है। 9 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा आया है, लेकिन एफएनओ स्पेस में वो आंकड़ा बड़ा है, 4 डिजिट का है। 1818 करोड़ की बिकवाली वहां देखने को मिली और एक बार फिर से घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, 670 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर वहां से निकल कर आया है। तो इन नंबर्स पर भी हम इस हफ्ते नजर रखने वाले हैं। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के ढेरों इवेंट्स और खबरें हैं जिन पर नजर रखनी है, उस सब के बीच हमारा बाजार आज कैसे रिएक्ट करेगा, आपको आज क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। आपसे डेली बेसिस पे कामकाज के बारे में और पर्सनल लेवल पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर बताइए आज क्या करना है हमें बाजार में। गुड मॉर्निंग नेहा, और आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को, और मैं भी आपसे, हमारे टीम के सभी सदस्यों से, दर्शकों से, बाजार से बहुत कुछ हर रोज सीखता हूँ। और ये जो लर्निंग प्रोसेस है हमारी जिंदगी भर बनी रहे, ये हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आइए, बाजारों का जहाँ तक सवाल है, अमेरिकी बाजार में थोड़ी सी कमजोरी अप्रत्याशित रूप से देखने को मिली, थोड़ी जरूरत से ज्यादा हुई है। 350 पॉइंट डाउन गिरकर दिन के निचले स्तरों पर बंद होगा, ये अंदाजा हमें शुक्रवार को था नहीं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो लंबे वीकेंड के पहले अमेरिकी बाजार कमजोर है। वैसे भी अगर पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन देखे तो नैस्डैक तो 6 में से 6 दिन खराब ही बंद हुआ है, नीचे बंद हुआ है। डाउ जरूर एक दिन हल्का सा ऊपर बंद हुआ था 150 पॉइंट, लेकिन वो भी 6 में से 5 दिन नीचे बंद हुआ है। तो अमेरिकी बाजार में थोड़ा सा मामला कॉशियस है, सावधानी भरा है, कमजोरी का है। ऊपर से FIs की तरफ से जो आंकड़े हैं वो हमारे यहाँ थोड़े धीमे पड़ते दिखे हैं, और वायदा कारोबार में उनकी तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए भी दिख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आप देख रहे हैं, रेंज बाउंड मार्केट, ऊपरी स्तरों पर आपको बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आती है, और निचले स्तरों पर आने पर वापस से खरीदारी। कमोबेश यही ट्रेंड रहना चाहिए जब तक कि किसी एक तरफ बाजार कोई बड़ा एक्शन न दिखाए। तो आई थिंक नीचे की तरफ 17,400, 17,475 एक मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आने पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 17,600 से 17,700 की रेंज है, जहां पर आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में भी एक्शन इसी तरह का बनता हुआ आपको दिखेगा, जहां पर निचले स्तरों पर 39,000, 39,200 सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 39,550 से 39,750 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। 17,700 के ऊपर निकलकर टिके निफ्टी, या 39,750 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिके तो बड़ी तेजी के लिए हम तैयार होंगे। अदरवाइज रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, और निचले स्तरों पर खुलने के बाद सही सपोर्ट लेवल पर आए तो वहाँ खरीदारी के मौके भी बनेंगे। तो और दूसरा ये कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो बेहतर ही होगा कि इंडेक्स के बजाय थोड़ा कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस किया जाए। जी पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली दायरे का ट्रेड है, फिलहाल ऐसे कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। अब निचले स्तरों पर मिले जिस सपोर्ट रेंज की बात सर ने की है, निफ्टी में 17,400 से 475 है, वहां पर डिप डाउन में आपको खरीद का मौका मिलेगा। अपर बैंड 17,600-700 के आसपास का है, ये ऊपर स्ट्रेच होता है तब सर को लग रहा है कि नई तेजी दिखेगी। कुछ ऐसा ही हाल बैंक निफ्टी का भी है, 39,000, 39,200 ये एक लेवल है जहां पर आपको कुछ खरीद का मौका मिल सकता है, मार्केट थोड़ा डिप लेके खुले।
अपर बैंड 39,550 से 750 का, यहाँ पर भी ऊपर अपनी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करता हुआ दिखा, तब नई स्ट्रेंथ दिखेगी। लेकिन सर ने कैटेगोरिकली कहा है कि रेंज बाउंड प्ले पे फोकस करिए और चुनिंदा स्टॉक एक्शन पर भी आप नजर बनाकर रखिए। और यहीं आपकी मदद करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं? जी, सबसे पहले आपको और हमारे सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। उसी के साथ साथ गैलेंट मेटल पर भी आप ध्यान रखिएगा। गैलेंट मेटल जो ट्रेड फ्रॉम ट्रेड से रोलिंग सेटलमेंट में ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। कुछ चेंज इन प्राइस बैंड है, जिसमें रिलायंस पावर है 20% टू 10% और जीवी के पावर है 10% टू 5%। आईपीओ अपडेट, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ आज खुलता हुआ दिखेगा। आज से 7 सितंबर तक खुला रहेगा आईपीओ। जो प्राइस बैंड है वो 500 से 525 का है और जो इशू साइज है पूरा का पूरा जो फ्रेश इशू है वो लगभग 832 करोड़ का है। और एंकर निवेशक ने 510 के भाव पर लगभग अगर आप देखेंगे 364 करोड़ जुटाए हैं। उसमें नाम आपको दिखेंगे बजाज अलियंस, मैक्स लाइफ, ब्लेंड फंड, नोमुरा और सोसाइटी जनरल जैसे नाम है जो इसमें आईपीओ में है। उसी के साथ साथ भारत फोर्ज और आर के फोर्जिंग पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 की ट्रक सेल्स आई है वो लगभग 46% गिर कर आती हुई दिखी है। और जो नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री में 5 महीने के अगर आप देखेंगे, हालांकि जो अभी जो आया है वो अगर आप पिछले 5 महीने का देखेंगे तो वो उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखा है। विप्रो लिमिटेड, इन्होंने क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए सिस्को के साथ करार किया है और ये जो है ये ग्राहकों के लिए क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन आसान बनाने के लिए जो ये करार है वो किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सालाना आधार पर जो इनका लोन डिसबर्समेंट है वो 75% की उसमें आपको तेजी दिखी है। और उसी के साथ साथ अगर कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे, हालांकि वहां पर 97% से घटकर वो 96% पर आती हुई दिखी है। जीएमआर इंफ्रा क्यूआईपी के द्वारा 6,000 करोड़ जुटाने की बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये लगभग 150 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और इन बसों का जो इनको डिलीवरी करनी है वो लगभग 9 महीने में करनी आने वाले, और उसमें 5 साल तक उसी के साथ साथ इन कंपनियों का मेंटेनेंस भी कंपनी को ही करना है। पेटीएम, ईडी ने प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत के प्रावधानों के तहत 3 सितंबर को तलाशी अभियान चालू किया और इसमें बेंगलोर में 6 प्रीमाइसेस है, वहां पर तलाशी ली गई। बल्क डील्स है मेरे पास, जिसमें एसीसी, मॉर्गन स्टैनली ने लगभग 9.4 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और अंत में अगर पीवीआर देखेंगे आप तो वहां पे सोसाइटी जनरल ने लगभग 3.23 लाख शेयर्स अगर आप देखेंगे यहां पर वो उन्होंने खरीदे हैं। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो सारी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। कॉफी डे, यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। 49 का स्टॉप लॉस, 54 का टारगेट मिल जाएगा। आनराठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज जो रिकमेंडेशन है वो टॉरेंट पार में निकल कर आई है। स्टॉप लॉस 565 का, टारगेट 600 का। निर्मल बंग सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से 2 स्ट्रैटेजीज हैं, दोनों खरीद की हैं। पहला एमएनएम फाइनेंस, यहां पर खरीदारी करके चलना है। स्टॉप लॉस 205 का, टारगेट 216 का। और एनटीपीसी, यहां पर भी माफ कीजिएगा, खरीद की रिकमेंडेशन है। 156 का स्टॉप लॉस लगाना है 168 के टारगेट के लिए। एक्सिस सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से एचडीएफसी बैंक खरीद के चलने की सलाह है। 1485 के पास एंट्री पॉइंट है, 1455 का स्टॉप लॉस, 1515 का टारगेट। और पीसीबीएल, यहां पर भी आज बाय की ही रिकमेंडेशन है। 139 का स्टॉप लॉस और 155 का लक्ष्य इस स्ट्रैटेजी में सुझाया गया है। चलिए जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी निकल कर आ रही है, कौन से शेयरों में वो पैसे लगाने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। नीलेश जी, सबसे पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। नेहा जी, देखिए बाजार कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले थ्रू आउट द वीक एक शुरुआत खराब हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं बाजार संभलता हुआ नजर आया था। अब यहाँ से कोई बड़ी गिरावट हमें नजर नहीं आती है। एक रेंज में, जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, तो इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई गिरावट होती है तो वहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। 17,440 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 17,650, 17,700 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जो बड़ी रेंज है वो अभी भी इंटैक्ट है, 17,300 से लेकर 17,800 की। तो यहाँ पे अगर कोई गिरावट होती है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहाँ दिखेगा? दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले एफएमसीजी स्पेस एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है, तो आईटीसी उसमें से एक प्रिफर्ड बेट होगी, जहाँ पे लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। एक ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 308 के स्टॉप लॉस से इसे खरीद के चल सकते हैं। 333 का टारगेट होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है दिग्गज कंपनी एलएनटी।
LNT में भी एक काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। पेन पैटर्न का ब्रेकआउट हमने देखा था इसमें, तो LNT को खरीद के चल सकते हैं। 1920 के स्टॉप लॉस से 1980 2000 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ नजर रखनी है। तो जहां निफ्टी में आज प्रेफरेंस निकल कर आई है, खरीदारी करके चले, वहीं स्टॉक पिक्स बेस्ट जो है वो ITC और LNT में निकल के आ रही है, और दोनों ही खरीद की रिकमेंडेशंस है नीलेश जी की तरफ से। और अब बारी आती है कमोडिटी स्पेस की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सरीजा जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने चांदी पर फोकस कर लेते हैं। जरा बताइए, दायरे का ट्रेड दिखा है लेकिन प्रेशर तो अभी भी बना ही हुआ है, ट्रेंड अभी भी डाउनसाइड का ही है, क्या किया जाए आज? जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उसके चलते हमने गोल्ड और सिल्वर दबाव बनते हुए देखा है, खास करके सिल्वर पे। लेकिन पिछले जो सेशन में हमने देखा था कि एक रिवाइवल हम देखने मिला था। मुझे लगता है एटलीस्ट इनिशियल हाफ ऑफ ये रिवाइवल एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए फिलहाल मैं बाइंग की सलाह चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट टर्म में बार्गेन लेवल पे है, और अपसाइड हालांकि इतना जरूर कहूंगा कि लिमिटेड होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ गोल्ड और सिल्वर में मैं शॉर्ट कवरिंग के लिए बाय देना चाहूंगा। अच्छा, ओपेक प्लस की बैठक से पहले जिसको लेकर काफी असमंजस बना हुआ है कि आउटपुट कटौती पर निर्णय होगा कि नहीं होगा, आपकी क्या सलाह होगी? कच्चे तेल में क्या किया जाए? जी देखिए, निचले स्तरों पे इस वजह से कच्चे तेल में डेफिनेटली सपोर्ट मिला है और आज भी ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। और अपसाइड यहाँ भी लिमिटेड होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि रशिया ने भी कहा है कि वो फेवर में नहीं है आउटपुट कट के, तो वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा रहेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ बाइंग ऑन डिप्स की सलाह देना चाहूंगा। ओके, मेटल स्पेस में है प्रेशर, सिल्वर भी कुछ उसी दिशा में रिएक्ट करता हुआ दिखा है, सिल्वर पे क्या सलाह होगी? जी देखिए, चांदी भी एज ऑफ नाउ शॉर्ट कवरिंग के लिए मैं बाइंग की सलाह दूंगा। 53,000 के करीब है दिसंबर वायदा, तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि 600 से 700 रुपये का रिवाइवल आ सकता है 54,000 के करीब। हालांकि लिमिटेड होगा और दोबारा ऊपरी सेलिंग जो है रिज्यूम हो सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। ओके, तो चलिए, सोने चांदी में एक दायरे का ट्रेड ही दिख रहा है, अपर साइड कैप्ड है, तो आप छोटे दायरे में ही आपको खरीद का मौका मिलेगा। शुक्रिया अमित वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से FIR दर्ज की गई है, बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। देखिए, बैंक्स और साथ में देखिए ऑटो स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। ऑटोस के साथ शुरुआत करते हैं। आइशर मोटर्स क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 3,690 रुपये का लक्ष्य दिया है। M&M पर देखिए यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1,440 का लक्ष्य, और बजाज ऑटो पर 4,140 रुपये के साथ न्यूट्रल का व्यू है। टाटा मोटर्स न्यूट्रल की रेटिंग है, 438 का लक्ष्य है। एस्कॉच कुबोटा यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, 1,440 रुपये का लक्ष्य है, और साथ में हीरो यहाँ पर भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 2,754 रुपये के लक्ष्य के लिए। टीवीएस मोटर्स अंडर परफॉर्म का व्यू है, 657 का लक्ष्य। अशोक लेलैंड आउट परफॉर्म की रेटिंग 184 की लक्ष्य है। JSW स्टील पर भी नजर रखिएगा क्योंकि नोमिरा ने रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, 548 के लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल ने खरीदारी कराई दी है, भारतीय एयरटेल पर जेफरीज ने खरीदारी कराई दी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 875 से घटाकर 855 कर दिया है। और अंत में सन फार्मा, यहाँ पर नोमिरा ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1,054 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार।